बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम लोग अपने इस सेगमेंट में यूनिट नंबर 5 फ्लूइड डायनेमिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स जो है वो यूनिट नंबर 5 है। ये यूनिट नंबर 5 है, फ्लूइड डायनेमिक्स। देखिए, फ्लूइड कहते हैं किसको है, पहले तो ये क्लियर कर लो, किसको कहते हैं फ्लूइड? क्या फ्लूइड? हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जो फ्लो कर सकता हो। फ्लूइड हर उस सब्सटेंस को कह सकते हैं जो फ्लो कर सकता हो, जो फ्लो कर सकता हो। जैसे लिक्विड, हर लिक्विड, फिर हर गैस। यानी फ्लूइड के अंदर नॉर्मली गैस और लिक्विड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड का वर्ड क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब फ्लूइड के दो ऑप्शंस हैं, या तो फ्लूइड रेस्ट में होगा या फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा। फ्लूइड के लिए मोशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, फ्लो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक ही है। जैसे ये जग है, जग में पानी पड़ा हुआ, तो ये वाटर फ्लूइड है, लेकिन ये तो रेस्ट में है। अगर फ्लूइड रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो इसको कहते हैं स्टैटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, और अगर यही फ्लूइड फ्लो की फॉर्म में रहे, हाँ, जैसे नल आपने यूं खोल दिया, पानी गिर रहा है, पाइप में से होता हुआ आ रहा है मुसलसल, तो फ्लूइड फ्लो में है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स है, उसके अंदर ब्लड ब्लड हमेशा फ्लो की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ऑयल किसी भी इंजन में हमेशा फ्लो की फॉर्म में रहता है, तो जब फ्लूइड फ्लो की फॉर्म में रहता है, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स यानी जब फ्लूइड फ्लो की फॉर्म में हो, इन फ्लो, और ये जब रेस्ट में हो। ठीक है, सिलेबस हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का है, लेकिन उससे पहले फ्लूइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लें। ठीक है, देखो, एक तो ये याद रखो कि फ्लूइड प्रेशर एक्ट करता है। फ्लूइड जिस सब्सटेंस के अंदर, जिस बॉडी के अंदर, जिस पाइप के अंदर, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लो कर रहा हो, ठीक है, तो वो प्रेशर एक्ट करेगा। जैसे ब्लड हमारे बॉडी के वेन्स में सर्कुलेट कर रहा है, तो जब वो सर्कुलेट करता है वेन में, तो वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है मुसलसल, और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो जैसे हमारे ब्लड का प्रेशर है, हम कहते हैं ना कि इतना प्रेशर हो, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल, इंसान नॉर्मल है। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फ्लूइड है जो वेन्स में फ्लो कर रही है, उसकी फ्लो की स्पीड बढ़ गई है। अब स्पीड बढ़ गई है, तो वो तेजी से फ्लो करने की कोशिश कर रहा है, तो जिस वेन में कर रहा है, वेन में, उस वेन के अंदर स्ट्रेचिंग होती है, फोर्स ज्यादा लगने की वजह से स्ट्रेचिंग होती है। उस स्ट्रेचिंग की वजह से एक अजीब सी, यानी कैसे आपको पता चलेगा कि स्ट्रेचिंग हो रही है? आपके वेन जो है, ब्लड वेन जो है वो नॉर्मल नहीं है,
वो एक फीलिंग क्रिएट करता है। हाँ, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लगता है बढ़ गया है। ठीक है, तो प्रेशर तो हर फ्लूइड का है। अक्सर हम पानी आ रहा होता है मोटर के जरिए, अक्सर हम कहते हैं पानी में तो प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, फिर या हम कहते हैं कि पानी नॉर्मल प्रेशर से आ रहा है। तो हर फ्लूइड फोर्स अप्लाई करता है और हर फ्लूइड का अपना एक प्रेशर होता है। प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला याद रखोगे जी, ये होता है रॉ जी एच। ये फ्लूइड का प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला है। फ्लूइड का, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला है रॉ जी एच। जनरल फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू एफ ओवर है, ये भी आप फ्लूइड के लिए ले सकते हो। ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूले का मतलब जो हर कंडीशन में हर बॉडी के लिए जहां चाहो अप्लाई कर दो। ये फ्लूइड का प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला है। इसके अंदर ये जो है ये है रॉ, ये है कहलाता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अच्छा, वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है। वाटर एक स्टैंडर्ड लिक्विड है, तो वाटर की डेंसिटी आपको याद करके रखनी है। वाटर की डेंसिटी आपको याद करके रखनी है और वो होता है फॉर वाटर, पानी के लिए होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, यानी अगर फ्लूइड वाटर है, वाटर लिक्विड में वाटर एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है, तो उसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये भी 1000 के बराबर है, ये न्यूटन में दे दिया है। न्यूटन को केजी में लाने के लिए 9.8 से डिवाइड करते हैं ऐसे। W बराबर है mg, तो m इज इक्वल टू W ओवर g। W का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को केजी में लाना हो तो 9.8 से क्या कर दोगे? डिवाइड। इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फ्लूइड मैंने बोला कि या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। लगता है मैसेज आया। फ्लूइड या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। अगर लिक्विड लेंगे तो वाटर स्टैंडर्ड लिक्विड है, और अगर गैस लेंगे तो एयर, हवा, एयर स्टैंडर्ड फ्लूइड है। तो एयर के लिए डेंसिटी याद रखिएगा, फॉर एयर, एयर के लिए डेंसिटी है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। लिखा वाटर, लिखा है। एयर की डेंसिटी होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, तो ये फ्लूइड की डेंसिटी आपको याद करके रखनी है। जी पता है कि जी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड एच इज द हाइट। सही, अच्छा। फिर फ्लूइड जो फोर्स एक्ट करता है, वो जरा फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, फॉर फोर्स, फॉर एफ। एक तो ये है जो आपको पता भी है, पी ए, यहीं से ले आया, एफ इजिकल टू पी ए। तो ये डायरेक्ट भी याद रखोगे कि फ्लूइड जो फोर्स एक्ट करेगा। अच्छा, ये सिर्फ फ्लूइड के लिए नहीं है, ये तो मैं एक्ट करूं, आप एक्ट करें, कोई भी करे, सबके लिए ये जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। तो ये जनरल फॉर्मूला, तो इससे आने वाला हर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, तो ये मैंने इसी से लिखा है।
लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड के लिए फिर फॉर्मूला ये बन जाता है, रॉ जी वी, रॉ जी वी। ठीक, वी बस वॉल्यूम आ गया है, वी क्या है, वॉल्यूम। जी, यानी अगर प्रेशर है तो हाइट है, और फोर्स निकाल रहे हो तो क्या इस्तेमाल करोगे, वॉल्यूम। ये फर्क आ गया है। ठीक है, अच्छा। अब एक पॉइंट और क्लियर करें कि फ्लूइड अगर लिक्विड है, फ्लूइड अगर लिक्विड है, तो ज्यादातर बातें हम लोग लिक्विड की ही करेंगे। फ्लूइड डायनेमिक जो आपका सिलेबस है इसमें ज्यादातर बातें लिक्विड की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लूइड में वाटर जो है वो एक स्टैंडर्ड फ्लूइड है। वाटर के मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, या वाटर के, हाँ, क्रिस्टलाइन होती है। शेप, शेप, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती है वाटर की, फ्लूइड के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगी, ट्रायंगुलर होगी, रेक्टेंगल होगी, हाइपोथेटिकल होगी, रेक्टेंगुलर होगी। याद रखोगे, ज्योमेट्रिकल शेप स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल, फुटबॉल की तरह। ठीक है, यानी हमेशा ये जो फ्लूइड है, जैसे ये वाटर है, ये तो जाहिर सी बात है कि एटम है, मॉलिक्यूल है, पूरा सब्सटेंस बना हुआ है। इसके एक मॉलिक्यूल की शेप लो या एक एटम की शेप लो तो उसकी शेप कैसी मिलेगी, इस ज्योमेट्रिकल शेप स्फेरिकल मिलेगी। और स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर स्फेरिकल ड्रॉप, फॉर स्फेरिकल ड्रॉप वो फॉर्मूला ये है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो खैर हमने पहले भी इस्तेमाल किया है। ठीक, अच्छा। अब ये दो बातें हो गई, एक छोटी सी बात और याद रखेंगे कि फ्लूइड पे जब कोई प्रेशर आप एक्ट करते हो, फ्लूइड पर जब कोई प्रेशर आप एक्ट करते हो, जैसे पानी है, प्रेशर एक्ट करो, तो वो प्रेशर फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी ये नहीं होगा कि प्रेशर एक्ट किया, फर्स्ट करो एक जग पानी है, प्रेशर अप्लाई किया 100 पास्कल की, ठीक है, अब प्रेशर अप्लाई किया तो ये नहीं होगा कि फ्लूइड के कुछ मॉलिक्यूल को प्रेशर अलग मिल रहा है, कुछ को अलग मिल रहा है, कुछ को अलग मिल रहा है। फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूलों पर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली। यानी मैं एक मिसाल देता हूं, आप इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल बॉल ले लो, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉल, ग्लास का बना हुआ, शीशे का, ट्रांसपेरेंट है, ये चलो नहीं भी है ग्लास का तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि बाहर से आप देख सको। इससे कुछ जगहों पे होल कर दो, फर्स्ट करो होल इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, ये मैंने होल किया कुछ, ये होल किया, एक और कर दिया, 4 होल किए मैंने। फिर 3 होल को रबर कॉर्क के जरिए बंद कर दो, ये रबर कॉर्क के जरिए बंद कर दिया 3 होल को। सिर्फ ऊपर वाला मैंने खुला छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर से कोई फ्लूइड इसके अंदर फिल कर दो, पानी भर दो, ये पानी भर दिया, ये आपने इसके अंदर पानी भर दिया, बिल्कुल ऊपर तक, ऊपर तक भरने के बाद
ऊपर भी कॉर्क लगा के बंद कर दिया। कर दिया। अब मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, यहां से प्रेशर एक्ट करो, प्रेशर एक्ट करो, यानी फिंगर रखो और रबर कॉर्क ऐसे दबाओ कि कॉर्क अंदर चला जाए। जैसे आप प्रेशर एक्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो कॉर्क है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोशिश करो कि ये रबर कॉर्क बाहर ना निकल पाए। जैसे ये पीछे आए और आप देखो कि बस अब ये निकलने वाला है, तो प्रेशर देना बंद कर दो। प्रेशर देना बंद करने के बाद ये चेक करो कि ये कितना मूव किया, ये कितना किया, ये कितना किया। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये तीनों बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। इक्वल डिस्टेंस कवर करने का मतलब है फोर्स इक्वल लगी है, फोर्स इक्वल लगने का मतलब प्रेशर इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो प्रेशर अप्लाई हुई वो प्रेशर फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और इसको कहते हैं पास्कल लॉ। ये पास्कल साइंटिस्ट का नेम है। यानी ये याद रखोगे कि जब फ्लूइड पर प्रेशर एक्ट होता है तो वो प्रेशर फ्लूइड के सारे मॉलिक्यूलों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको कहते हैं पास्कल लॉ। और इसी साइंटिस्ट के नेम पर प्रेशर का यूनिट रखा गया है पास्कल। तो प्रेशर का एसआई यूनिट याद रखोगे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर वो होता है पास्कल। ये फ्लूइड के लिए नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। पास्कल, पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। नहीं, बाकी सॉलिड सबके लिए जो कॉमन जनरल यूनिट है, नहीं वो एटीएम नहीं है, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्योंकि केमिस्ट्री में नॉर्मली गैस पढ़ते हो, गैस भी फ्लूइड है, पास्कल यूज करते हैं। जनरल यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये बराबर है। एटीएम की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम जिसको कहते हैं, एटीएम किसी पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं है यूनिट, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट ये है, ऐसा यूनिट ये है, ऐसा यूनिट ये है। टोर भी नहीं है, न टोर है न एटीएम है। 1 एटीएम इक्वल होता है 1.01 10⁵ पास्कल के। पास्कल ऐसा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है। ठीक है, एटीएम, एक एटीएम इसके बराबर होता है। सही, चलो ये बात हो गई। जब इसके बाद एक और छोटी सी बात करें, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं थ्रस्ट। फ्लूइड की लैंग्वेज में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं थ्रस्ट। अब जरा ये वर्ड क्लियर कर ले, थ्रस्ट। हाँ, प्यास जैसे बोलो, लेकिन फ्लूइड की लैंग्वेज में व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट फोर्स का दूसरा नाम है। ये है ना फोर्स का फॉर्मूला। एमसीक्यू में ये भी हो सकता है कि हम कहेंगे कैलकुलेट थ्रस्ट। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थ्रस्ट क्या बोला, क्या मालूम करना है। फ्लूइड की लैंग्वेज में थ्रस्ट फोर्स का दूसरा नाम है। इट इज फोर्स, इट इज फोर्स, एफ से लिखो, यानी थ्रस्ट का मतलब फोर्स, और फॉर्मूला यही है, रो जीवी। ठीक है, अच्छा। अब फ्लूइड के बिहेवियर से रिलेटेड दो तीन बातें और करें। देखो, फ्लूइड में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डिप करो, ठीक है, जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें वाटर है,
सही है, वाटर है। आप एक सॉलिड बॉडी इसके अंदर डिप करो, जैसे सॉलिड बॉडी गिलास ले लो, गिलास को डिप कर दो तो ये तो अंदर चला जाएगा। निडल, सुई या पत्थर डाल दो, नीचे नीचे आगे बैठ जाएगी। लेकिन मग, प्लास्टिक का मग जो हम लोग यूज करते हैं, मग, जग, प्लास्टिक का छोटा जग, वो डाल दो इस पे, वो ऊपर ही रहेगा, है ना, वो नीचे अंदर नहीं जाता। तो जरा सा एक पॉइंट सुन लो, जब कोई सॉलिड बॉडी फ्लूइड में एंटर होता है तो उस पे अप थ्रस्ट एक्ट होती है। अप थ्रस्ट यानी फोर्स लगती है ऊपर की तरफ। बॉडी दाखिल हुआ, ये बॉडी दाखिल हुआ, तो जैसे ही दाखिल हुआ बॉडी का वेट उसको नीचे लेके जाने की कोशिश करता है। वेट का काम ही यही है, बॉडी को नीचे लेके जाओ, चाहे कहीं पर भी हो बॉडी, ग्रेविटी की फोर्स यही है। बॉडी का वेट उसको नीचे लाना चाहता है, और वो जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड एक फोर्स एक्ट करता है और वो बोलता है तुम बाहर जाओ, मेरे यानी मेरे पानी में से बाहर जाओ, मेरे एरिया से बाहर निकलो। तो बॉडी यूं जा रहा है तो फ्लूइड फोर्स यू एक्ट करता है, उसको कहते हैं अप थ्रस्ट। क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ। अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स। लेकिन फिर भी बॉडी नीचे जा रहा है। जैसे कि पत्थर है, पत्थर को आपने पानी में डाल दिया, फ्लूइड में डाल दिया, तो वेट उसको नीचे लेके जा रहा है। अब थ्रस्ट कह रहा है तुम बाहर निकलो, लेकिन पत्थर फिर भी आराम आराम से नीचे जा रहा है ना। अच्छा, पत्थर फ्लूइड के अंदर आराम आराम से नीचे जाएगा, लेकिन हवा में से छोड़ो तो डायरेक्ट नीचे आता है। फ्लूइड में आहिस्ता आहिस्ता क्यों नीचे आता है? क्योंकि अब थ्रस्ट भी एक फोर्स लग रही है, जिसको रोक रही है, कह रही है कि आप नीचे मत आओ। तो वेट नीचे लेके जा रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर भेजना चाहता है, लेकिन फिर भी बॉडी नीचे जा रही है। तो अब बॉडी को मूव करवाने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल हुई या हो रही है, उसको कहते हैं एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट, फिर सुनो और समझो। बॉडी का वेट नीचे ला रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर, लेकिन बॉडी फिर भी नीचे आ रही है। इसका मतलब ये ज्यादा ये कम है। वेट माइनस अब थ्रस्ट, जरा समझिएगा। वेट नीचे ला रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर अप्लाई कर रहा है, कह रहा है नीचे मत आओ, फिर भी नीचे जा रहा है, मतलब दोनों के डिफरेंस से नीचे जा रहा है। तो दोनों के डिफरेंस से जो नीचे जा रहा है, यानी फ्लूइड में जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, फ्लूइड के अंदर जा रहा होता है, तो उसके लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं एपेरेंट फोर्स। एपेरेंट फोर्स या एपेरेंट वेट। एपेरेंट वेट, ये एपेरेंट वेट के बराबर है जिससे वो नीचे जा रहा है। एपेरेंट फोर्स बोलो या एपेरेंट वेट बोलो, एक ही बात है। ये खुद ही जनरेट होती है, वेट में से निकलता है। सुनो, जैसे इंसान पानी में छलांग मार दे, इंसान डूब रहा है नीचे, तो मैं बोलूंगा ये एपेरेंट वेट की वजह से नीचे जा रहा है। वेट उसको नीचे लेके जाना चाहता है, अब थर्स्ट बोलता है तुमको मैं नीचे जाने नहीं दूंगा। दोनों में जंग होती है, जीता वेट है क्योंकि वो ज्यादा है। तो अब वो जो नीचे जा रहा है जिससे, और अब थर्स्ट उसको मुसलसल ऊपर फेंक रही है, तो जिस फोर्स से वो नीचे जा रहा है उसको बोलेंगे एपेरेंट फोर्स, एपेरेंट वेट। और एपेरेंट वेट ऐसे निकलता है, वेट माइनस अप थ्रस्ट। राइट, सही है। अच्छा, चलो ये बात हो गई, ये समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट, जब कोई सॉलिड बॉडी फ्लूइड के अंदर दाखिल होती है तो फ्लूइड उसके लिए जगह खाली करता है। एग्री? ये देखो, ये फ्लूइड के अंदर ये आया, ये सॉलिड है,
ये सॉलिड बॉडी यहां से हटा लो तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पानी, फ्लूइड आ जाएगा। फिर सॉलिड बॉडी डालो तो फ्लूइड जगह खाली कर देगा। ऐसे ही है ना। तो जो फ्लूइड जगह खाली करेगा उस फ्लूइड का वेट, उस फ्लूइड का वेट हमेशा अप थ्रस्ट के बराबर होता है। उस फ्लूइड का वेट हमेशा किसके बराबर होगा? इसको कहते हैं आर्चिमेडस प्रिंसिपल। इसको कहते हैं आर्चिमेडस प्रिंसिपल। आर्चिमेडस प्रिंसिपल जी। ओहबा, हाँ वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। हाँ आर्चिमेडस साइंटिस्ट का नाम था, ये मुस्लिम साइंटिस्ट था। हाँ अच्छा खैर, अब सुनो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब कोई सॉलिड बॉडी फ्लूइड में दाखिल होता है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है, उसके लिए जगह खाली करता है, उस फ्लूइड का वेट अब थ्रस्ट के बराबर होगा, उसको कहते हैं आर्चिमेडस प्रिंसिपल। ठीक, सही है। अब यहीं से एक और पॉइंट क्लियर कर लो। फ्लूइड जब फ्लूइड में जब कोई सॉलिड बॉडी एंटर होती है तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ, उसके लिए जगह खाली किया। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट अगर बॉडी के वेट के बराबर हो जाए, अगर बॉडी के वेट के बराबर, तो बॉडी वहीं पर रुकी रहेगी। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। मतलब अगर आपने मग को, जग को, प्लास्टिक की जग को पानी में डाला, वो अंदर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है ये है कि वेट, वो तो हम लोग जनरली सोचते हैं, तो वेट शिप का बहुत ज्यादा नहीं होता है, समुद्र में खड़ी रहती है ना इतनी बड़ी, कितना वेट होता है उसका, देखा है? तो रूल ये नहीं है कि हल्का है या भारी है। अच्छा, पूछना चाह रही हो क्यों? उसकी वजह ये होती है कि अभी अभी मैंने कहा कि नीचे से क्या लगती है, अब थ्रस्ट फोर्स। जब हम छलांग मारते हैं ना तो हम ऐसे छलांग मारते हैं, ये इंसान है, हम तो यूं ही छलांग मारते हैं ना, ये छलांग मारते हैं, ये हमारा सरफेस एरिया है। तो अब थ्रस्ट सिर्फ इस पे लग रही है तो बहुत कम लग रही है, बॉडी का वेट ज्यादा है, तो अपेरेंट वेट की वजह से हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन जब बॉडी ऐसे हो जाती है, बेहोश होने के बाद या मरने के बाद ऐसे हो जाते हैं, तो सरफेस बहुत बड़ा हो गया, तो अब थ्रस्ट फोर्स बहुत ज्यादा होती है, वेट कम हो जाता है। अब थ्रस्ट जीत जाती है, वो उसको पैक के ऊपर चढ़ जाओ, तो भाई तुम जाओ ऊपर, हमारे पास जगह नहीं तुम्हारी, फिर वो ऊपर आ जाता है। ये है उसका रीजन। तो तुम भी अगर पानी में छलांग मारने के बाद अपने आप को यूं रखने की प्रैक्टिस कर लो, तुम भी नहीं डूबोगे। ये जो एथलीट वो होते हैं, क्या नाम है, स्विमर्स, सब स्विमिंग में इसी की प्रैक्टिस कराते हैं, बिल्कुल उसी की प्रैक्टिस कराते हैं। यानी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि आपका सरफेस एरिया ज्यादा हो पानी में। ठीक, बिल्कुल वो सिखाते हैं, वो सिखाते हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन समझ में आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब कोई सॉलिड बॉडी फ्लूइड में एंटर होगी तो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा। अगर फ्लूइड का वेट बॉडी के वेट के बराबर हो जाए, वो फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड हुआ, वो फ्लूइड जिसे जगह खाली की है, अगर उसका वेट बॉडी के वेट के बराबर हो जाए तो बॉडी वहीं पर फ्लोट करेगा, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोट। अभी अभी तो मेन टॉपिक हमने शुरू नहीं किया, अभी तो हम फ्लूइड की बेसिक इंफॉर्मेशन पे हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे पहले तो विस्कोसिटी क्या होता है,
वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, फ्लूइड की टाइप्स कैसे पहचानते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है, बर्नौलीज प्रिंसिपल है। ये मेन टॉपिक्स है। अभी तो हम सिर्फ फ्लूइड की बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ताकि उन चीजों को हम सही तौर पर स्टडी कर पाए। ठीक, ओके। लेकिन ये है कि इससे यूनिट से थ्योरेटिकल टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, इससे न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यूज आने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। ठीक, ओके। यानी जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये सारी बातें याद रख लोगे तो इंफॉर्मेशन टाइप के एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, खैर ये तो बात हो गई लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। हाँ, इसकी एक छोटी सी मिसाल भी ले सकते हो। जैसे कश्ती देखा है ना, कश्ती नदी में, इसमें पानी में, समंदर में ऊपर खड़ा रहता है। पता है कैसे? लॉ ऑफ फ्लोटेशन के रूल से। जैसे फर्ज करो कि आपने मुझसे कहा कि सर आप मुझे कश्ती बना के दो, लेकिन वो पानी में डूबे नहीं। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा, बताओ जो कश्ती में बनाऊं उसकी टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए, और कितना तुम चाहते हो, कितना हिस्सा पानी में डूबा रहे और कितना हिस्सा पानी से ऊपर रहे जब वो समंदर में जाए। तो वो तुम फैसला कर लो। तो तुमने कहा फर्स्ट करो कश्ती की शेप ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे होती है, ऐसे ही होती है ना, नीचे से पतला होता है फिर यूं हो जाता है, फैल जाता है। तो आपने कहा कि सर ये टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट है। आपने कहा सर ये इतनी हाइट जो है ना ये पानी में होना चाहिए, यानी ये 1.5 मीटर पानी में और 1 मीटर पानी से ऊपर। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करूंगा कि 1.5 मीटर अगर मैं ये शेप दूं, ये शेप दूं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये शेप बने, कोई और शेप भी बना सकते हैं, इसमें ज्यादा आसानी होती है। सारी बड़ी शीप हो या छोटी शीप हो या कश्ती हो, सबकी शेप ये बनाते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इतने हिस्से में, इतने हिस्से में अगर पानी आ जाए, ये पानी में आ गया, ये पानी है, तो इतने हिस्से के अंदर, इतने हिस्से के अंदर ये जो पानी है, ये पानी है, ये पानी है, हम इस पानी का वेट निकालेंगे। इस पानी का फर्स्ट करो वेट आया 100 न्यूटन। अब जब मैं कश्ती बनाऊंगा, बोट बनाऊंगा, तो बोट के इतने हिस्से का वेट, बोट के इतने हिस्से का वेट 100 न्यूटन होना चाहिए। यानी अब मैं कश्ती बनाते वक्त ख्याल रखूंगा कि 100 न्यूटन से ज्यादा का वेट नहीं हो कश्ती के इतने हिस्से का। फर्स्ट करो बना दिया। अब ट्रायल के लिए पानी में डालो। जैसी कश्ती पानी में डालोगे कश्ती अंदर डूबना शुरू, अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, अंदर जा रहा। जैसे ही यहां पर पहुंचेगा ना, कश्ती वहीं पर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसी कश्ती पानी में गया, फ्लूइड ने जगह खाली की करना शुरू किया, और जैसी फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसका वेट जैसे ही बॉडी के इस हिस्से के वेट के बराबर होगा, ये यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ फ्लोटेशन यही है। तो ये रुक जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये जो हम बोट या शिप वगैरह सब कुछ बनाते हैं। कश्ती तो इधर बैठते हैं, हाँ, वो ऊपर तो कोई भी बैठे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये नहीं कहता कि ऊपर कौन लोग है। कश्ती, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि सॉलिड बॉडी का जितना हिस्सा पानी में गया, ठीक है, और जितना पानी उसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ वो बराबर होना चाहिए। फर्ज करो कश्ती पे 50 लोग बैठ सकते हैं, आपने 100 बिठा दिए। क्या बिठा दिए? 100 बिठा दिए। कश्ती फिर भी वहीं पर रहेगा, पानी में इतना ही जाएगा, लेकिन कश्ती डूब क्यों जाती है फिर? अब होता यह है कि कश्ती का जो ऊपर का सरफेस है, जहां हमने 50 बंदों को बिठाने की जगह बनाई है, भाई चेयर रखोगे, कुछ रखोगे ना, अब मैं खड़ा हूंगा तो मुझे जगह चाहिए ना। 50 बंदों की जगह बनाई है, आपने 100 बंदे डाल दिए हैं। अब जब समुद्र में जाते हो तो इधर से भी प्रेशर आता है, इधर से भी आता है, तो वो फिर
आपके इधर से प्रेशर लगता है तो यूं होता है ये, हाँ जब यूं होता है ना तो उसकी वजह से फिर ये बराबर नहीं हो पाता सही, तो इसलिए कहते हैं कि ओवरलोड नहीं करना चाहिए, तो कभी भी कश्ती डूबेगी नहीं। ठीक, चलो ये बात हो गई। एक छोटा सा पॉइंट और, फ्लूइड में जैसे गिलास है, गिलास में पानी है, दे दो पानी दे दो। एक छोटा सा पॉइंट और देखिएगा, अभी तो सुनिएगा। एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं सरफेस टेंशन, ये भी क्लियर कर लो। हाँ, सरफेस टेंशन, जैसे तुम लोगों ने ये देखा है ना, ये गिलास है, गिलास में पानी डालो और फिर उसके ऊपर के सरफेस को गौर से देखोगे, तो ऊपर का जो सरफेस देखोगे ना तो बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं होगा, हल्का सा ऐसे कर्व होगा। अच्छा, उसको देखने का तरीका है कि जैसे ये गिलास है ना, आप पहले बैठ जाओ और अपने आई को गिलास वाटर की सरफेस के लेवल पे लेकर आओ, तो आपको पता चलेगा कि सरफेस ना बिल्कुल ऐसे प्लेन, हल्का सा ऐसे एंड में जाकर, जैसे जैसे एंड होता है हल्का जाकर ऊपर घूम जाता है। देखो गौर करो, हाँ, मतलब वो गोल है तो इसलिए गोल है, हर तरफ से हो जाता है, ये ऊपर हो जाता है। देखो होता है क्या है, फर्ज करो कि मैं फ्लूइड हूँ, फ्लूइड का मॉलिक्यूल हूँ, पानी का मॉलिक्यूल हूँ, एक टब है, मैं टब के अंदर हूँ, हर तरफ पानी पानी है। तो फ्लूइड के मॉलिक्यूलों की ना एक खास बात होती है कि फ्लूइड का मॉलिक्यूल की ख्वाहिश ये होती है कि दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल है ना, सबको मैं खींच लूं, उसको भी खींच लूं, उसको भी खींच लूं, ये भी सबको खींच कर अपने करीब ले आओ, अपने पास ले आओ। ठीक है, कभी पानी को, ये तो चलो पानी है, ऑयल, ऑयल का ना यहाँ जमीन पे गिरा देना थोड़ा सा, ऑयल तेल, फिर उसके एंड को देखना, वो जो ऑयल जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता बह के जा रहा होगा ना, फ्लो कर रहा होगा, उसके एंड को देखना कि ऐसे कर्व होके जा रहा होता है, ऐसे कर्व होता है थोड़ा सा गोल। क्यों? क्योंकि फ्लूइड के मॉलिक्यूल जो है ना अपने आसपास के सारे फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को खींच के रखते हैं। अब चलो मैं दरमियान में हूं तो मैंने इसको खींच लिया, इसको खींच लिया, इसको खींच लिया, इसको खींच लिया, लेकिन जो आखिर में है बिल्कुल, वो क्या करे, उसके उस तरफ तो कोई भी नहीं है। देखो मैं दरमियान में हूं, मैंने इधर से खींचा, इधर से खींचा, इधर से, इधर से, और नीचे वाले को यूं, तो मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया, सारी फोर्सेज एक दूसरे से बैलेंस हो गई। यहां पर जो मॉलिक्यूल है, यहां पर दरमियान में, इसने इधर से खींचा, ये सब ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, इसलिए अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आती है। पानी को देखोगे अंदर कोई तब्दीली नहीं, सारा पानी एक जैसा दिखेगा। लेकिन सरफेस पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, लेकिन ऊपर से बैलेंस करने वाला कोई है ही नहीं, तो वो थोड़ा सा नीचे मूव कर जाता है। लेकिन जो बिल्कुल आखिर में है, इसको इधर से तो खींच रहा है, इधर से तो खींच रहा है, इधर से कोई खींचने वाला नहीं है, इधर से खींचने वाला कोई नहीं है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो डिसबैलेंस हो जाता है, थोड़ा यूं घूम जाता है। तो सरफेस टेंशन, हाँ सरफेस टेंशन क्या होता है वो सुनो। जैसे ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, ये एक इमेजिनरी लाइन ले लो, क्या ले लो, इमेजिनरी लाइन है नहीं, इमेजिनरी लाइन इसलिए कह रहे हैं, अज्यूम। इस इमेजिनरी लाइन पे ये जो फोर्स अप्लाई होती है, ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ, पर यूनिट in fluid is called surface tension. Applied force per unit length, per unit imaginary length is called surface tension. यानी force per unit length, imaginary length in a fluid is called surface tension.
और इसका यूनिट याद रखना, न्यूटन पर मीटर। ये इसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर, नॉट केजी, न्यूटन। एम होता तो केजी, ये तो mg हो गया। वैसे ये एफ डब्ल्यू के बराबर नहीं है, ये तो ये वाली फोर्स है, ये इमेजिनरी लाइन पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो यूनिट सिर्फ न्यूटन पर मीटर ही होगा, राइट। ठीक है, तो ये हमने फ्लूइड की बेसिक इंफॉर्मेशंस को डिस्कस किया। अब इसके बाद जो सेगमेंट हम लोग करेंगे, इसके अंदर हम लोग फिर फ्लूइड डायनेमिक्स के मेन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहां तक कोई सवाल है तो पहले कर लीजिए।